मान है 2 तारीख का, वो क्या है परिणाम, जो चुनाव परिणाम आएंगे उस पर क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करते हुए। और आज का जो हमारे मेहमान है उनसे हमें आपका तारुफ भी करा देंगे, जो बातचीत में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल पे चर्चा हो रही थी, पश्चिम बंगाल के ऊपर एक तस्वीर खींची जा रही थी, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि उनका अनुमान असम और फिर उसके बाद तमिलनाडु और केरल की तरफ का एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे आएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता का आप कहां अनुमान लगा रहे, वापसी करेंगे जहां तक असम का सवाल है? उपाध्याय जी करना चाहूंगा। और हमारा संपर्क प्रोफेसर उपाध्याय से नहीं हो पा रहा है, लेकिन लेफ्ट के प्रवक्ता हमारी तरफ हैं। हलीम साहब, क्या लगता है जहां तक केरल का सवाल है, क्या होगा वहां पे परिणाम, आप कहां पे देखते हैं, किस तरह से? हलीम साहब, लेफ्ट फ्रंट के रुख जाना है, क्योंकि आप देखिए सारा मुल्क में हमारा केरल का जो प्रदर्शन रहा है इसके कोविड को मुकाबला करने के लिए, सिर्फ ना ही कोविड के जो केरल के नागरिक हैं उनके प्रति, लेकिन बाकी जो हमारे मुल्क के देश के लोग जो वहाँ पर काम करने जाते हैं, जिसको माइग्रेंट लेबर कहते हैं, उनको जिस तरीके से सुविधाएं प्राप्त की गई हैं केरल सरकार की तरफ से, इसके बुनियाद पे पूरा हिंदुस्तान ना कि दुनिया में एक छवि बनी है। ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ केरल सरकार ने 5 बना करके उन्होंने प्रस्तुति ली थी इस कोविड का जो दूसरा जो ढेउ है, जो दूसरा तरंग है, उसको मुकाबला करने के लिए। तो लोगों में एक मिजाज वहाँ बनी हुई है कि ये वामपंथी के जो लोग हैं, ये लोग पुख्ता काम करते हैं, बुनियादी काम करते हैं, और जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो लोग एक संजीदा सोच रखते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आप देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर जो हम लोग का टकराव मूल्यतः कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अभी तक अपने जड़ नहीं लगा सके हैं। वो लोग अलग अलग मुद्दों को केंद्र करके वो लोग एक सार्वजनिक सारे हिंदुस्तान में प्रचार करने की कोशिश की है वामपंथियों के खिलाफ, लेकिन वो केरल के जो नागरिक हैं उनके मन में दाग नहीं काट पाई है। वो लोग वहाँ पे हिंसा के राजनीति अपनाए हैं। आपने देखा ये बड़ी अजीब सी, जी, बार बार ये बंगाल में हलीम साहब, बार बार ये बंगाल में सवाल भी पूछा जाता था कि जो लेफ्ट पार्टी है, जी हलीम साहब, ये बार बार सवाल भी पूछा जाता रहा कि लेफ्ट पार्टी जो है वहां केरल में तो सामने आमने है कांग्रेस के, लेकिन बंगाल में साथ साथ है। ये भी एक सवाल बना रहा पश्चिम बंगाल में। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी एक रिएक्शन जानना चाहूंगा। असम में आपका चांस आप कहां रखते हैं, और इस वक्त कांग्रेस को, और वापसी कर पाएंगे या नहीं, या सोनवाल साहब की सरकार को कहां कितना फायदा और कितना नुकसान, आपका आकलन कांग्रेस का? परिस्थितियां हैं प्रतीक जी, वहां पे और पश्चिम असम में जो 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 एजेंडे थे, उस एजेंडे में चूंकि मैं खुद 20 दिन वहां रह करके देखा हूं, ग्राउंड में अपर असम हो, सेंट्रल असम हो या वैली का मामला हो, सभी जगह कहीं ना कहीं एक बदलाव का वहां पे पक्ष दिखा। और जिस तरह से हमने अलायंस किया है उसके तर्क है हमारे पास एआईयूडीएफ से भी अलायंस है, बोरोलैंड जो ग्रुप्स हैं उससे भी अलायंस है। तो निश्चित तौर पे इस बार दोनों परिस्थितियां, सरकार का फेल्योर और हमारा अलायंस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हमें वहां लीड कर रहा है, और वहां हमें पूरी तरह से सरकार बनाने में हम सफल होंगे। लेकिन एक बात मैं पुनः कहूंगा, चाहे वो केरला की बात करेंगे, केरला में भी वही परिस्थिति है, और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, बंगाल की भी जो आपने चर्चाएं लगातार की है। एक बात हमारे भाजपा की जो बहन अभी है वो बार बार बोल रही है कि बहुत फोकस है और बहुत आत्मविश्वासी है। मैं कहता हूं आप आत्मविश्वासी नहीं है, आप अंधविश्वासी हैं। और फोकस है तो सिर्फ चुनाव के लिए फोकस है। चुनाव किसके लिए होता है? जनता के लिए ना, जनता के हित में होना चाहिए था ना। आज बंगाल में जो परिस्थितियां बनी और बाकी राज्यों में जिस तरह आप लोगों ने घूम घूम करके कोरोना का दूसरा लहर लाया है, आज पूरा देश उससे भुगत रहा है। क्या आपने कभी इसके लिए शर्मिंदगी महसूस की? आज स्मशान तक में जगह नहीं है, कर्बिस्तान में भी जगह नहीं है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करके आपने देश को कहां ला दिया। सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति मत कीजिए। देश चुनाव में कोई जीते, कांग्रेस भाजपा कोई जीते, लेकिन आज की परिस्थिति में प्रतीक जी आप जनवादी पत्रकार हैं। आज इस देश का आम जनमानस हार रहा है, ऑक्सीजन के लिए हार रहा है, अस्पताल में बेड के लिए हार रहा है, दवाओं के लिए हार रहा है। उस पर हमें डिबेट और डिस्कशन लेना चाहिए। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा आने वाले भविष्य में जब भी अब डिबेट हो
छोड़ दीजिए, ये चुनाव का दंगल खत्म हो चुका। जो बंगाल में हुआ उससे पूरा देश आज भुगतेगा, बंगाल के लोग भी बेचारे भुगतेंगे। कम से कम अब चुनाव की ये एक कहानियां बंद करके कांग्रेस के प्रवक्ता मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात सही है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को मैं ठीक तरह से रख देता हूं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मुद्दा इस समय विषय जो है देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसी की तरफ इशारा होना चाहिए और वही रहना चाहिए। मैंने डिबेट की शुरुआत में भी इसी बात का कहा था और कोरोना पे जिक्र किया था। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप ये बात कहते हैं तो इस बात को भी ध्यान रखा करिए, क्या इस देश में चुनाव लगातार हर साल होते रहते हैं? तो क्या सारे चुनाव एक समय में एक वक्त में करा लेने चाहिए? इस पर भी आप गौर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी समस्याओं पर लगाम लगेंगे और ये विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चुनाव से तो हम नहीं हट सकते। चुनाव तो होंगे, सरकारें बनेंगी, सरकारों के माध्यम से काम होता है, तो वो तो होगा। लेकिन ये बात सच है कि क्या चुनाव इस देश में, इस मुल्क में अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन की तरफ सोचना चाहते हैं तो क्या सारे चुनाव एक समय में हो सकते हैं? ये एक विषय है या नहीं? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात को ही आगे बढ़ाई। मैंने आपकी बात से सुनी और मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस समय विषय सबसे बड़ा कोरोना है। इससे मैं सहमत हूं पूरी तरह से। अपराजिता सारंगी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उसकी बात को आगे रखिए। अपराजिता, आपका टेक असम पर पुडुचेरी पे। केंद्र सरकार मल्टीटास्किंग है, बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं मानती हूं कि कोरोना का युद्ध सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है और हम सब के लिए जानलेवा है और सबसे बड़ी समस्या है। जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूं उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, कैसे हमारा एयरलिफ्ट किया जाए हमारे टैंकर्स और कैसे हम क्रायोजेनिक टैंकर्स लाएं और कैसे हम वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करें, इस दिशा में बातचीत चल रही है। और उन्होंने कल कैबिनेट मीटिंग रखी है, सारे मंत्रियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, कोरोना को कैसे संभाला जाए इस दिशा में बातचीत होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि हम मल्टीटास्किंग हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है आज के संदर्भ में अपराध होगा। मैं पुनरावृत्ति करती हूँ, अपराध होगा। दिन रात हम सब मिलकर कोरोना का प्रभाव कैसे कम हो इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अपराजिता जी, प्लीज लिसन मी। ना अपराजिता, प्लीज लिसन मी। अपराजिता प्लीज ऑडियो डाउन करिए। अपराजिता जी, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन ये मोनोटोनस लगातार बोलते भाषण का नहीं वक्त है। ये आपको मालूम है आंकड़े 3,500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं इस देश में और लगातार हो रही हैं। आप उस पर कुछ कहेंगी? मैं जानना चाहता हूं, देश सुनना चाहता है, आपसे सुनना चाहता है, आपसे जानना चाहता है देश में कि 3,500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं और वो भी इसलिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बिल्कुल, मैं मानती हूं, दवाइयां नहीं मिल रही है अस्पतालों में। एंड हु इज रिस्पांसिबल? बात सुने, आपकी आवाज नहीं आती, आपको लगता है कि आवाज आ रही है? पूरा देश सुनने के लिए तैयार है, पूरा देश सुनने के लिए तैयार है। अपराजिता, हाँ नहीं, आप बोले तो पूरा देश सुनेगा, पूरा देश सुनने के लिए तैयार है जब आप बोले। हाँ, जोड़ के सुनना चाहते हो, लेकिन इसमें भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा। चेष्टा कर रहे हैं, स्थिति गंभीर है,